हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोगों को प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ना है और कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग प्रथम था उसके बारे में पढ़ा था। और कल हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में सिर्फ कुछ बातें समझी थी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कैसे बना और ये किसका क्षेत्र था। तो हमने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है जो कि अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। और आज के इस वीडियो में हम जो कि यहाँ प्रायद्वीपीय भारत पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ ही पर्वत श्रेणियाँ बनाई हैं, बल्कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ और पठार भी आते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में सीखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी भाग है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी से निर्धारण होता है और जो दक्षिणी भाग था वो कन्याकुमारी तक था प्रायद्वीपीय भारत का, और जो पश्चिमी हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का वो पश्चिमी घाट के द्वारा बटा हुआ है और पूर्वी हिस्सा है वो पूर्वी घाट के द्वारा बटा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट मतलब पहले ये कभी, यहाँ पर हमने लिखा है अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी 600 से 570 ईसा पूर्व पहले, यानी कि पूरा कैम्ब्रियन युग में जिस प्रकार से आज हिमालय पर्वत मोड़दार पर्वत के रूप में फैला हुआ है, उसी प्रकार 600 से 570 वर्ष पूर्व अरावली पर्वत भी एक मोड़दार पर्वत के रूप में फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कट छटकर ये अब अवशेष के रूप में बचा है, इसीलिए इसको हम अवशिष्ट पर्वत का नाम दे रहे हैं। अरावली पर्वत का जो विस्तार है, सबसे पहले यहाँ पर हम विस्तार देखेंगे। इसकी एक खास बात तो हम लोगों ने पढ़ ली कि ये जो अरावली पर्वत है ये अब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि काफ़ी हद तक कट छट चुका है ये। और ये कब मोड़दार पर्वत का रूप इसका हुआ करता था, तो 600 से 500 वर्ष पूर्व पहले। और यहाँ पर ये युग है पूरा कैम्ब्रियन युग में मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ करता था अरावली पर्वत। और इसका जो विस्तार है, अरावली पर्वत का जो विस्तार है, दक्षिण में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक है। दिल्ली यानी कि गुजरात का क्षेत्र है पालनपुर और दिल्ली के रिज तक इसका विस्तार है। और इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। यहाँ पर हमने लिखा भी है, जो ये हटा देते हैं अवशिष्ट पर्वत। और कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि जो अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसका विस्तार जो है अरावली पर्वत का गुजरात से दिल्ली तक है, गुजरात से दिल्ली। और गुजरात का एक क्षेत्र है पालनपुर, यानी कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक इसका विस्तार है। और इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर, अरावली की लंबाई 800 किलोमीटर है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर। यहाँ पर हमने लिखा है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर। और गुरु शिखर के पास ही एक जैन मंदिर है जिसको बोलते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, उसी के पास स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। और कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे यहाँ पर हमने दर्शाए हैं। जैसे उदयपुर के पास अरावली पर्वत श्रेणी को हम जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक पड़ता है टोडगढ़। टोडगढ़ के पास इस अरावली पर्वत का जो हिस्सा है वो मारवाड़ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके उत्तर में जैसे बढ़ेंगे तो अलवर के पास इसका नाम है हर्षनाथ पहाड़ियाँ। और सबसे उत्तर में हमने बताया कि इसका विस्तार दिल्ली रिज तक है, तो सबसे उत्तर में इस पहाड़ी का नाम है दिल्ली रिज। और दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा जो संसद भवन है वो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। तो अरावली का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है
उसको ही रायसीना पहाड़ियाँ बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि रायसीना डायलॉग्स कभी कभी चलते हैं दो देशों के मध्य, तो यहीं पर स्थित जो वार्ताएं होती हैं उसी को हम रायसीना डायलॉग्स बोलते हैं। तो ये अरावली पर्वत था, यानी कि हमने बताया कि इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक है। उसके दक्षिण में, अरावली के दक्षिण में हम बढ़ेंगे तो विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है। और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो एक क्रमबद्ध के रूप में ना होकर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है, जिससे इनका स्थानीय नाम भी कुछ अलग अलग है। विंध्य पर्वत श्रेणी, सबसे पहले विंध्य पर्वत श्रेणी की हम खासियत जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर भारत को और प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को, यानी कि उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है उसको और प्रायद्वीपीय पठार को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करती है। और विंध्य पर्वत श्रेणी जल विभाजक का भी कार्य करती है। विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है मैकाल, और मैकाल पर स्थित एक अमरकंटक पठार है, उसी से अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, और इसका जो मुहाना है, यानी कि जो अपना जल गिराती है, वो अरब सागर में गिराती है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी, और विंध्य पर्वत श्रेणी का जो ये अलग अलग नाम है, इसको बोलते हैं हम विंध्य पर्वत। और इसका जब पूरब में बढ़ेंगे तो ये है भांडेर, और इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इसको कैमूर के नाम से जानते हैं, यानी कि कैमूर श्रेणी, कैमूर। और ये जो मध्य वाला है इसको भांडेर, यहाँ पर हम अलग लिखे दे रहे हैं। सबसे जो पहला हिस्सा है उसको विंध्य पर्वत, विंध्य, ये वाला क्षेत्र जो है इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं। और मध्य वाला जो भाग है इसको हम भांडेर, भांडेर श्रेणी, और इसको विंध्य श्रेणी। और सबसे जो इसका पूर्वी हिस्सा है इसको कैमूर श्रेणी बोलते हैं, कैमूर श्रेणी। हालांकि तीनों ये जो नाम हैं अलग अलग दर्शाए गए हैं, ये विंध्य पर्वत श्रेणी का ही एक समग्र नाम है। और इनको अलग अलग, ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होने के कारण इनका जो अलग अलग स्थानीय नाम दे दिया गया है, इसीलिए इसके ये तीन नाम देखने को मिलते हैं। और इसका जो पूर्वी विस्तार है ये आगे बिहार तक आपको देखने को मिलेगा। अब विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी पड़ती है, और नर्मदा के दक्षिण में एक श्रेणी पड़ती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कई खास बात हैं, जैसे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, और इसका जो पश्चिमी सिरा है, मतलब पश्चिमी जो विस्तार है सतपुड़ा श्रेणी का, वो गुजरात से लेकर, और पूर्वी जो सिरा है वो झारखंड तक फैला हुआ है। तो जो सतपुड़ा श्रेणी का जो सबसे पश्चिमी, और ये भी जो जिस प्रकार से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है, उसी प्रकार से जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है, और इसके भी अलग अलग स्थानीय नाम हैं। जैसे ये तीन टुकड़ों में विभाजित है। इसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है इसको बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला। जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं महादेव, महादेव पर्वत श्रेणी। और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। सतपुड़ा और विंध्य
ये सतपुड़ा श्रेणी जो है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि सतपुड़ा के उत्तर में भी भ्रंश घाटी स्थित है और सतपुड़ा के दक्षिण में भी एक भ्रंश घाटी स्थित है। यानी कि ब्लॉक पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है जो एक समतल भूमि, जैसे मान लीजिए एक कोई प्लेट है, ये प्लेट है, और इस प्लेट का साइड वाला जो ये वाला भाग और ये वाला भाग यदि ये ज़मीन में चले जाए, यानी कि ज़मीन में अगर धंस जाए, ये वाला क्षेत्र ज़मीन में धंस जाए और ये वाला ज़मीन में धंस जाए, तो आपको ये कुछ यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक पर्वत का रूप दिखाई पड़ेगा। सच में ये पर्वत नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ से आप जो धंसा हुआ भाग है वहाँ से आप देखेंगे तो जो सामने वाली भूमि है वो आपको पर्वत का रूप नज़र आएगी। इसीलिए ये ब्लॉक पर्वत है, यानी कि सतपुड़ा के दोनों तरफ भ्रंश स्थित है और भ्रंश स्थित होने के कारण इसको एक ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। राजपीपला, इसका जो विस्तार है पश्चिम में गुजरात से लेकर और पूरब में झारखंड तक है। और जो महादेव पर्वत श्रेणी है, यानी कि राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये सतपुड़ा की ही तीनों नाम है। जो इसका मध्य वाला क्षेत्र है, यानी कि महादेव श्रेणी पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है, धूपगढ़। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि धूपगढ़ की ऊंचाई से भी क्वेश्चन आए हैं, और धूपगढ़ जो है वो किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उसके आगे जब हम, और हाँ, यहाँ पर धूपगढ़ के पास ही एक पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी ये एक हिल स्टेशन है, और एक टाइगर रिजर्व भी है। और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। ये जो पंचमढ़ी है इसको सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मेन पॉइंट है। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि सतपुड़ा की रानी किसे बोला जाता है, तो पंचमढ़ी को बोला जाता है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। उसके बाद मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और अभी हमने बताया था कि अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए ये यहाँ पर पड़ती है खंभात की खाड़ी, और खंभात की खाड़ी में ही ये विलीन हो जाती है, यानी कि खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ताप्ती नदी। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। ताप्ती नदी यानी कि ये सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, और ताप्ती नदी भी जो अपना पानी है वो अरब सागर में गिराती है, यानी कि खंभात की खाड़ी में ही गिराती है। सतपुड़ा का जो विस्तार है वो, सतपुड़ा का विस्तार जो है 21 अंश से 24 अंश अक्षांश के मध्य है। अक्षांश यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणी है इसका जो विस्तार है वो 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री अक्षांश के मध्य है। और सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी हमने बताया धूपगढ़ है, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यह भी मिलता है अमरकंटक। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये अमरकंटक है, और अमरकंटक जो है वो मैकाल पर्वत पर स्थित है। और जो पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ हमने बताया। इसकी जो औसत ऊंचाई है, सतपुड़ा की जो औसत ऊंचाई है
770 मीटर है। कल हमने बताया था जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई बताई थी वो 600 से 900 मीटर थी। यहाँ पर जो सतपुड़ा श्रेणी है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 770 मीटर है। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, और पश्चिमी घाट पर्वत के बाद पूर्वी घाट पर्वत, और पूर्वी घाट पर्वत के बाद फिर यहाँ पर मेघालय का पठार हमने बताया था जो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है। मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, कल भी हमने बताया था, जो कि मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया था। और यहाँ पर भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं इसको नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और नीलगिरी के दक्षिण में जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और घाट पड़ती है, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ उसको हम नीलगिरी की घाट बोलते हैं। और नीलगिरी के दक्षिण में 3 श्रेणियाँ, मतलब 3 पर्वत श्रेणियाँ आके और मिलती हैं। जैसे उत्तर में जो यहाँ पर पर्वत श्रेणी है नीलगिरी के दक्षिण में, इसको बोलते हैं अन्नामलाई। और उत्तर पूर्व में एक आती है पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इसके दक्षिण में है एक कार्डामम या इलायची पहाड़ी। ये तीनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उसको हम अन्नामलाई घाट बोलते हैं, अनाईमुडी घाट बोलते हैं। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कैसा रहा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।